हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज मैं लेके आई हूँ एडिटोरिया का बीपीएससी 71st प्रीलिम्स 2025 का टेस्ट नंबर 5। और इससे पहले 1, 2, 3 और 4th टेस्ट जो है वो करवाया जा चुका है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहां से इसका वीडियो देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाता है हर एक वीडियो के नीचे। तो आप लोग वहां जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट वहां से जाके उठा सकते हैं, क्योंकि 71st जो प्रीलिम्स के अदर इंस्टीट्यूट के जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं वो सारे के पीडीएफ वहां आपको फ्री प्रोवाइड किया जाता है। और उसके अलावा भी अदर कंटेंट जो भी बीपीएससी प्रीलिम्स या मेंस से रिलेटेड है वो भी वहां पे सेंड किया जाता है। तो आप लोग वहां से जुड़ के उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। तो उसमें जो थी चार चार जो नंबर था उसके कार्यकारिणी परिषद के सदस्य का, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। तो यह जो था 1793 के चार्टर टैक्स से यह व्यवस्था लाया गया था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं उसका जो वेतन भत्ता है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में थी उसकी स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा की गई थी। और दूसरा है लेमेस्टर इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना थी वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नहीं हुई थी, बल्कि यह जो 1773 एक्ट था उसके तहत 1774 में बनाया गया था। और दूसरा है कि लेमेस्टर इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो नहीं, इसमें 4 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से एक जो थे ये न्यायाधीश थे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो थे इसके एलिजा एम्फे थे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सूची 1 जिसमें प्रावधान दिया हुआ है, सूची 2 जिसमें अधिनियम है, उससे सुमेलित करना है और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए हम लोग अब इसको मिलान करते हैं। इसको मैं हाँ 1 में कर देती हूँ ताकि आप लोग को आसानी होगा देखने में। तो चलिए अब हम लोग इसको मिलान करके देख लेते हैं। इसमें कि पहला दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की पूर्णतः समाप्ति। तो यह हुआ था 1833 के अधिनियम में, जिसमें पूर्णतः जो है इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा है ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति, तो यह 1813 में दिया गया था। फिर है सिविल सेवकों की सीधी भर्ती प्रणाली की शुरुआत, तो यह 1853 का अधिनियम था, इसके तहत लाया गया था। हालांकि बाद में विरोध होने जब बहुत ज्यादा इसका विरोध होने लगा तो इसको वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है विभागीय प्रणाली को स्थापित, विभागीय या पोर्टफोलियो जो प्रणाली लाया गया था यह 1861 के अधिनियम में लाया गया था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो है ऑप्शन बी सही आंसर बनता है। 2, 1, 3, 4 का यहाँ कॉम्बिनेशन है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें कथन जो है वो दिया हुआ है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। और दूसरा कारण दिया हुआ है कि प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद की सलाह पर गवर्नर को कार्य करना होता था। तो इसमें जो है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई थी। तो ये ऑप्शन जो है कथन हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन कारण इसका सही है कि प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्री परिषद की सलाह पर गवर्नर को कार्य करना होता था। तो इसका जो है कारण सही दिया हुआ है। इसमें जो है केंद्र के जगह यहाँ पे प्रांत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था। तो इसलिए हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 1909 के मार्ले मिंटू सुधार के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसमें एक अखिल भारतीय परिसंघ के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। दूसरा है, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों को बनाकर किया गया था। और तीसरा है, समवर्ती सूची में कुल 54 मत शामिल किए गए थे। और चौथा दिया हुआ है कि संघीय सूची के अधीन कुल 59 मत शामिल किए गए थे। और पूछ रहा है उपरोक्त में से कुल कितने कथन सही हैं। तो इसमें जो है देखते हैं कि सबसे पहला कथन जो है कि अखिल भारतीय जो संघ की जो सबसे पहला प्रावधान किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1935 में, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूची में किया गया था, जो कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि समवर्ती सूची में कुल 54 मत शामिल किए गए थे, तो इसमें समवर्ती सूची में 54 मत नहीं था बल्कि 36 ही था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और फिर चौथा दिया हुआ है कि संघीय सूची के अधीन कुल 59 मत शामिल किए गए थे, तो ये जो है ये सही है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो 1, 2 और 4 सही है, यानी 3 स्टेटमेंट हमारा सही है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा संविधान सभा की मांग व्यक्तिगत स्तर पर की गई थी? तो व्यक्तिगत स्तर पर जो है एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी, जिनका अगर देखेंगे तो मानवेंद्र नाथ रॉय उनका नाम था। और इनके द्वारा जो है 1934 में इन्हीं के कथन पे 1934 में मांग पर कांग्रेस द्वारा हरिपुरा अधिवेशन में इसको आगे चल के स्वीकार कर लिया गया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के चुनाव के लिए कितनी जनसंख्या को प्रति सदस्य के चुनने के लिए आधार बनाया गया था? तो यह 10 लाख संख्या पर एक सीट का जो है वो वितरण किया गया था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट दिया जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। और इसमें दिया हुआ है संविधान निर्मात्री सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष डैश को बनाए गए थे, तो इनके जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अब आगे दिया हुआ है कि सूची 1 जिसमें समिति है तथा सूची 2 में समिति के अध्यक्ष है उनको सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए हम लोग इसमें मिलान कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो दिया हुआ है, इसमें पहला दिया हुआ है कि झंडा समिति, तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और फिर उद्देशिका समिति है, तो उद्देशिका समिति जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत था, यानी इनके अध्यक्ष थे। फिर है प्रेस दीर्घा समिति, तो ये जो थे ये उषा नाथ सेन। और अल्पसंख्यक समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो कूट में हमारा सी जो है वो सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा में प्रांतों से 236 सदस्य चुने गए थे। और दूसरा दिया हुआ है कि भारतीय रियासतों में से 70 सदस्य भारतीय संविधान सभा में चुने गए थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसमें पहला जो है कि भारतीय संविधान सभा में प्रांत से 236 सदस्य चुने गए थे, तो नहीं, इसमें जो फाइनली सदस्य जो थे 229 चुने गए थे। और इससे पहले जो थे वो 296 थे। और जब पाकिस्तान के लिए जब अलग संविधान सभा बनाया गया तो इसकी संख्या 229 ही रह गई थी, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कि भारतीय रियासत से 70 सदस्य जो है भारतीय संविधान सभा में चुने गए थे, तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है। इसमें पूछ रहा है सही स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है इसमें जो संविधान हमारे संविधान का जो है कुछ पार्ट इस दिन लागू कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो HVR अयंगार को संविधान सभा के सचिव के रूप में मतलब उनको बनाया गया था। अब नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए शब्द के आधार पर कीजिए और संविधान सभा के लिए डैश के प्रतीक को अपनाया गया था। तो आप सभी को पता है कि हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। और संविधान का जो सौंदर्यकरण का कार्य है वो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया था, जिसमें कि स्रोत लेख था और अलंकरण यानी कि जो चित्र वगैरह जो उसको बनाया गया था संविधान में, तो वो सब इन्हीं दोनों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ये आप सभी को पता है कि न्यायपालिका जो है वो भारतीय संविधान के संरक्षक या गार्जियन के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान की संघात्मक प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दूसरा है संविधान के आपातकालीन उपबंध जर्मन के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। तीसरा है संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार रूस के संविधान से लिए गए हैं। फिर है भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और पूछ रहा है उपरोक्त में से कुल कितने कथन सही हैं वो बताना है। तो इसमें जो है पहला है कि भारतीय संविधान की संघात्मक प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से, ये दक्षिण अफ्रीका से नहीं बल्कि कनाडा से लिया गया है, इसलिए ये गलत है। दूसरा, संविधान के आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार रूस के संविधान से नहीं बल्कि फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हो गया, यानी कि फ्रांस से लिया गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चौथा है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब 2 और 4 यानी दो ही स्टेटमेंट हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए और दिया है भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित उपबंध डैश के संविधान से लिया गया है। तो ये आप सभी को पता है कि ये जो है अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार जो है वो वहां से लिया गया, इसलिए ऑप्शन ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले मैं इसे पूरा लगा दूं। हाँ, नेक्स्ट में जो है वो बोल रहा है कि सूची 1 जिसमें भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया तत्व है और सूची 2 में संबंधित देश है, इसको सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। पहला दिया हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो यह जापान से लिया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया, तो यह अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, तो ये आप सभी को पता है कि मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस से लिया गया था और इसको बाद में ऐड किया गया है। फिर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारा कूट जो है बी सही बनता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। इसमें कथन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है और कारण दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कई प्रावधान और अवधारणाएं ली गई हैं। तो इसमें जो पहला जो स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में अगर देखें तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे 2/3 प्रोविजन वहां से लिया गया है और उसके अलावा अमेरिका से, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा यानी कि अलग अलग देशों से उसको मॉडिफाई करके लिया गया है, लेकिन कुछ आलोचकों के द्वारा इसको उधार का थैला कहा जाता है, तो ये सही है। दूसरा है कि भारतीय संविधान में इसका कारण में कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कई प्रावधान और अवधारणाएं ली गई हैं, तो कारण भी एग्जैक्टली वही बता रहा है कि इसलिए इसको उधार का थैला बोला जाता है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है।
इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है। तो यह जो है पूर्णतः केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में आया था, इसमें यह बोला गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। जबकि इससे पहले वाले केस में अगर हम देखें वेरुबारी में जो कि 1960 में आया था, तो उसमें बोला गया था कि संविधान का जो है वो प्रस्तावना इसका भाग नहीं है। इसीलिए इसको देख के हम क्या आदर्श संविधान को जो है उसके प्रोविजन को हम जज नहीं कर सकते। जज इन द सेंस कि उसके प्रोविजन में कोई चेंज उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए और उपरोक्त शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रम में हुआ है वो बताना है। तो अगर हम लोग प्रस्तावना को देखेंगे तो उसमें जो उसका वर्ड है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो अगर आप लोग को ये इतना स्टेंजा भी याद है, हालांकि प्रस्तावना तो आपको याद होना ही चाहिए अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप लोग वो याद कर लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसमें जो है सबसे पहले जो वर्ड आएगा वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर आएगा समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष और फिर है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो है CDBA, यानी कि CDBA का अगर हम कॉम्बिनेशन हम लोग देखें तो ये हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किनके द्वारा कहा गया है। तो यह जो है AN पालकीवाला के द्वारा बोला गया। और संविधान की आत्मा जो है यह ठाकुरदास भार्गव के द्वारा बोला गया था। तो आप लोग ऐसे स्टेटमेंट को भी याद रखेंगे क्योंकि ये अक्सर पूछता है, जिसमें भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र है कि उन्होंने संविधान की आत्मा जो है वो कौन से आर्टिकल के लिए बोला गया था। तो ये लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। और इसमें दिया हुआ है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। दूसरा है यह पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का ही प्रतिरूप है। तीसरा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। और चौथा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि ये बिल्कुल सही है कि यह जो है न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है, मतलब कि हम इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हाँ ये चीज नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो वो जो है वो न्याय योग्य कहलाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह जो है जो नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था यह एक उसी का प्रतिरूप है, तो ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक बार संशोधन हो चुका है, जिसमें कि 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें 3 शब्द जो हैं वो जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और चौथा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो ये भी सही है कि यह रद्द नहीं कर सकता है। तो 1, 2 और 4 सही है जो हमारे ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अब कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल करते हुए उसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो यह जो है 36वां संविधान संशोधन था और ईयर हो जाएगा 1975। तो इसके तहत जो है और इसको सिक्किम को भारत का अंग बना लिया गया था, यानी कि भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट में बोला गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने संबंधी सामान्य संशोधन प्रक्रिया द्वारा किए जाते हैं, ना कि विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया द्वारा। बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया जाता है, तो नहीं, ये जो है संविधान यानी कि 368 जो है आर्टिकल, इसके तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत इसमें दो दो प्रोविजन अपनाया जाता है, जिसमें कि एक विशेष बहुमत है, एक विशेष बहुमत प्लस यानी कि आधे राज्यों से ज्यादा परमिशन की जरूरत होती है, यानी कि आधे राज्यों से
अधिक का परमिशन। तो ये जो है इसमें नहीं आता है, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत जो है आर्टिकल वन कह रही हूँ 2 और 3 को नहीं शामिल किया जाता है। यह सामान्य संशोधन में आता है, इसीलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही है कि केवल एक ही स्टेटमेंट इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त समिति के गठन का सही क्रम क्या है तो उसको बताना है। तो अगर हम देखेंगे तो आप लोग को याद होगा तो जो धर समिति है यह सबसे पहले बनाया गया था 1948 में, और फिर उसके बाद जेवीपी समिति बनाया गया था, ये बनाया गया था, ये भी 1948 में बनाया गया था। बट इसमें कुछ मंथ का डिफरेंस है जो मुझे अभी याद नहीं है, तो आप लोग एग्जैक्ट जो किस महीने में बनाया गया था वो आप लोग देख लेंगे। और फिर राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसके बाद बनाया गया था, ये बनाया गया था 1953 में फजल अली के अध्यक्षता में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो BAC का कॉम्बिनेशन है। तो BAC जो है हमारा ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भाषाई आधार पर गठित होने वाले भारत का पहला राज्य कौन था? तो यह जो था आंध्र प्रदेश था। और ये आंध्र प्रदेश जो है ये राज्य पुनर्गठन आयोग का जब रिपोर्ट आया तो उसके बाद जो श्री रामल्लू वहाँ के जो स्थानीय नेता थे उनके 56 दिन के आमरण अनशन यानी कि भूखे हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, और जिसके बाद परिस्थिति ऐसी हो गई कि कांग्रेस को फिर भाषाई आधार पर पहला राज्य जो कि आंध्र प्रदेश था उसका निर्माण किया गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को निर्धारित करने के लिए सक्षम है? तो यह जो है संसद है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी उपबंध कहाँ दिया हुआ है? तो यह जो है भाग 2 में दिया हुआ है, क्योंकि 1 to 4 जो है तो वह जो है पहला जो भारत और उसके अंदर जो राज्य संघ समिति है, उस समिति कह रही हूँ, तो भारत और उसके जो राज्य है उसका वर्णन दिया हुआ है। और दूसरा भाग में जो है नागरिकता संबंधी, तीसरा में फंडामेंटल राइट है, और चौथा में DPSP है, और इसी तरह फिर आगे चलेंगे तो और भी भाग दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है? तो इसमें पहला है कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, फिर है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, फिर है राज्य की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। तो हम सभी को पता है कि संपूर्ण भारत के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है, जैसा कि अमेरिका में है कि वहां आपको अपने स्टेट का भी नागरिकता मिलता है और आपको अपने देश के लिए भी नागरिकता मिलता है। तो वहां दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, जबकि भारत में एकल नागरिकता है। नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान में कहाँ समाविष्ट किया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 23 और 24 में है, जिसमें कि एक तो है कि बालात श्रम पे रोक लगाया गया है, और इसमें जो है कारखाने में जो है 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उसके जो है श्रम पे पूर्णतः उसको निषेध किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसमें आगे दिया हुआ है कि सूची 1 जिसमें अधिनियम दिया हुआ है, और सूची दो में वर्ष दिया हुआ है, तो उसको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। इसमें जो पहला है कि कारखाना अधिनियम, तो सबसे पहला कारखाना अधिनियम जो है यह 1948 में आया है। फिर कह रहा है खान अधिनियम, तो खान अधिनियम 1952 में, यानी कि माइंस एक्ट जो लाया गया था 1952 में। फिर है बाल श्रम प्रतिबंध और विनियमन अधिनियम, यह लाया गया था 1986 में। और फिर बाल रोजगार अधिनियम ये 1938 में ही लाया जा चुका था। इसलिए इस तरीके से देखें तो हमारा कॉम्बिनेशन बी सही है, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। निजता के अधिकार को किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया है? तो यह जो है के पुट्टास्वामी वाद जो कि 2017 में आया था, इसको जो है निजता के अधिकार को
जीवन के अधिकार के तहत जो है इसको शामिल कर दिया गया था। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है, भारत की नई शिक्षा नीति जो 2020 शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान करता है। और दूसरा है, भारत सरकार ने वर्ष 2002 में राइट टू एजुकेशन के अधिकार को पारित किया था। इसमें कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट कि भारत की नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि भारत सरकार ने 2002 में राइट टू एजुकेशन के अधिकार को पारित किया था। ये 2002 नहीं था बल्कि 2009 था, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो केवल एक ही सही होगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। और इसमें पहला है कि अनुच्छेद 22(4) के तहत निवारक निरोध से निरुद्ध व्यक्ति को डैश माह से अधिक नजरबंद नहीं रखा जा सकता है। यदि रखा जाता है तो उसे सलाहकार बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। तो इसमें जो है केवल 3 महीने तक ही आप नजरबंद रख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि सूची 1 जिसमें प्रावधान दिया हुआ है, सूची 2 अनुच्छेद को सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको पहले मिला लेते हैं। इसे मैं पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। हाँ, तो अब हम लोग इसका मिलान करते हैं। तो इसमें पहला जो दिया हुआ है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार, तो यह अनुच्छेद 26 में दिया गया है। राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने का जो देने का प्रबंध किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 28 में। सॉरी, यहाँ प्रबंध नहीं है, प्रतिबंध है। फिर नेक्स्ट है, विशिष्ट संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार, तो यह अधिकार जो है आर्टिकल 29 में है। फिर है, अपने विवेकानुसार धार्मिक आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यह 25 में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कथन दिया हुआ है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। और कारण दिया हुआ है कि संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार है। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कथन है उसका कारण सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कुल कितने प्रकार के रिट याचिका का उल्लेख किया जाता है? तो टोटल जो है 5 रिट हैं हमारे पास, जिसमें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रिट याचिका के अंतर्गत वैसा व्यक्ति भी याचिका दाखिल कर सकता है जो पीड़ित नहीं है? तो यह जो है अधिकार परीक्षा के तहत ऐसा किया जा सकता है, यानी कि इसके लिए अधिकार परीक्षा जो है वो रिट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो यह जो है समानता के अधिकार के तहत, जिसमें आर्टिकल 17 के अंदर जो है यह बोला गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो यह भाग 4 है, आप सभी लोग को पता है कि डीपीएसपी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अधिनियम के लागू होने का सही क्रम क्या है? पहला जो दिया हुआ है भूमि सुधार अधिनियम, दूसरा है न्यूनतम वेतन या परिश्रमिक अधिनियम, समान परिश्रमिक अधिनियम और फिर है मातृत्व लाभ अधिनियम। तो इसमें जो है वो पहले तो जो हमारा हो जाएगा न्यूनतम वेतन, और फिर है हमारा भूमि सुधार अधिनियम, फिर मातृत्व लाभ और फिर लास्ट में समान परिश्रमिक अधिनियम, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था, तो यह जो है 2007 में लाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करने की बात किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 51 में किया गया है। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे। दूसरा है वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। और इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है एक कि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, तो ये परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर है कि वो किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है। तीसरा है कि वे इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन यानी कि 2 और 3 जो वो सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह आर्टिकल 44 में मेंशन है। गरीब लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है 39A में इसका वर्णन किया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का उपबंध किस वर्ष समाहित किया गया था? तो यह जो है 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे लाया गया था। नेक्स्ट है संविधान में किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? तो यह जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 को बोला जाता है, क्योंकि इसमें इतने प्रोविजन चेंज किए गए थे कि लगा कि नया संविधान ही लिखने की कोशिश की गई थी, तो इसीलिए इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि सहकारी समितियों का प्रावधान करने वाला उपबंध किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो यह 97वां संविधान संशोधन के तहत जो है सहकारी समिति का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान में संशोधन करने का उपबंध संविधान के किस भाग में समाहित किया गया है? तो यह भाग 20 में है और इसी के तहत आर्टिकल 368 को रखा गया है और इसमें जो है संविधान संशोधन का प्रोविजन रखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? तो यह जो हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित होती है, यह होता है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में। भारतीय संसद प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से ये गलत हो जाएगा कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का दोष है? तो इसमें से ये हो जाएगा कि शक्ति के पृथककरण के खिलाफ, यह जो है उसका दोष है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। संसदीय शासन प्रणाली, इसमें शक्ति का पृथककरण, और दूसरा है राष्ट्रपति प्रणाली जिसमें शक्ति का विलय है। पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही है? तो अगर हम देखें तो कोई भी युग्म सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में इसमें शक्ति का पृथककरण होता है और संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति का समन्वय के आधार पर यानी कि शक्ति संतुलन के आधार पे उसमें कार्य किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। छाया कैबिनेट की अवधारणा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो यह जो है ब्रिटेन में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में यह व्यवस्था है जिसमें एक समानांतर विपक्ष पार्टी के द्वारा एक समानांतर सरकार की व्यवस्था रहती है, जिसको छाया कैबिनेट बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यह दर्शाती है कि भारत में संघीय प्रणाली है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है संघीय प्रणाली की एक विशिष्टता है या विशेषता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है? यह जो है 7वीं अनुसूची है और इसके तहत 3 जो जिसमें कि राज्य, समवर्ती और संघ सूची का विषय दिया गया है और इसमें जो है सभी राज्यों के लिए अलग सूची है और फिर समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों ही उस पर कानून बना सकते हैं और अगर उसमें विवाद हो तो उसमें केंद्र का कानून
उस पे लागू होगा, और राज्य वाला जितना भी विषय है उसमें राज्य सरकार स्वतंत्र है कानून बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। तो इसमें जो है राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व जो है यह संघवाद की विशेषता नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और इसमें कौन सा युग्म सही है उसको बताना है। तो इसमें है पहला है कि संघीय सरकार जो है कठोर संविधान या लचीला हो सकता है, और एकात्मक में कठोर संविधान। तो दोनों के दोनों ही गलत हैं, इसलिए इसमें पूछ रहा है सही कौन सा है, तो इसमें डी हो जाएगा कि कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के संविधान में राज्य सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें जो है मुद्रा जो है वो राज्य सूची के तहत शामिल नहीं है। नेक्स्ट है यदि आपातकाल की घोषणा लागू हो तो कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले में कानून बनाने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद 254 है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन का मिलान करें। सूची 1 में समिति है और सूची 2 में वो किस वर्ष में गठन हुआ है उसका वो दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग मिलान कर लेते हैं। इसमें पहला है कि सरकारिया आयोग जो है 1983 में गठित किया गया था। राजमन्नार आयोग 1969 में, फिर है पुंछी आयोग 2007 में, और अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये 1990 में। इस तरीके से देखें तो हमारा जो है ऑप्शन बी सही आंसर है। इसमें बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जीएसटी परिषद को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो यह संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 था, जिसके तहत जीएसटी को लाया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 किससे संबंधित है। तो यह है कि राज्य से कुछ राज्यों को यानी कि संघ से जो राज्यों को अनुदान मिलता है वो आर्टिकल 275 के तहत ही मिलता है, यानी 275 के तहत। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मिलान करें, जिसमें सूची 1 में जो है अनुच्छेद दिया हुआ है और सूची 2 में जो है उस अनुच्छेद से उसमें क्या दिया हुआ है, उस अनुच्छेद में उसका वर्णन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला है कि अनुच्छेद 352, तो ये आप सभी को पता है कि इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है इसके तहत। फिर है अनुच्छेद 355, तो इसके तहत जो है राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है। फिर है हमारा अनुच्छेद 356, इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और फिर है अनुच्छेद 365, तो यह जो है यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार का जो निर्देश है अगर वो राज्य सरकार नहीं मानती है या उसको पालन करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति शासन वहां पे लगाया जा सकता है। तो ये हमारा मिलान इस तरीके से है। तो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देखें तो हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान शामिल किया गया है। तो यह जो है हमारे भाग 18 में है। तो 18वां भाग में जो है इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें सी जो है सही नहीं होगा कि इसने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट भाग तक सीमित करने में सक्षम बनाया है। तो एक निर्दिष्ट भाग में नहीं बल्कि आप पूरे देश में कहीं भी लगा सकते हैं जहां लगे कि हाँ वहां पे अभी जरूरत है। संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने महीने तक जारी रह सकता है। यह जो है 6 महीने तक जारी रह सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 के तहत लगता है उसको अधिकतम कितने महीने की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। तो यह 3 वर्ष तक उसको मैक्सिमम आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल से प्रभावित है।
तो अगर हम देखें तो इसमें जो है केंद्र राज्य संबंध, लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है और फंडामेंटल राइट है, तो ये सारे ही अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है वो बताएं। पहला है कि राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में है, राज्य विधानमंडल को या तो निलंबित कर दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 में, इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इसमें हम देखें तो पहला जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में था, राज्य विधानमंडल को या तो निलंबित या भंग कर दिया जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो ये उसमें ऐसा कुछ नियम नहीं है कि हाँ वहाँ विधानमंडल को भंग किया। अगर वहाँ आर्टिकल 356 लगेगा तो वहाँ पे वहाँ की जो राज्य विधानसभा है उसको निलंबित या भंग किया जा सकता है, लेकिन 352 के तहत ऐसा प्रोविजन नहीं है। फिर दूसरा है कि राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो केवल हमारा ऑप्शन यानी 2 ही सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत अधिकार जैसे भाषण, सभा आदि की स्वतंत्रता को निलंबित करता है, और दूसरा है अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को अन्य मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर और उसके प्रवर्तन को निलंबित करने की अनुमति देता है। तो इसमें जो है पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, जिसमें कि आप लोग को पता होगा कि जहां आर्टिकल 358 आता है वहां आर्टिकल 19 जो है वह स्वतः लोप हो जाता है, और फिर 359 आएगा तो उसमें क्या होगा कि इन दोनों को छोड़कर राष्ट्रपति जो है किसी भी फंडामेंटल राइट को निलंबित करने का अधिकार आता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है। तो यह जो है आर्टिकल 56 है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। तो भाग 5। इसमें संघ से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है सब भाग 5 के अंतर्गत ही आते हैं, और फिर 6 में भाग 6 में वहां से राज्य का प्रोविजन स्टार्ट हो जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। इसमें जो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा कि राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। फिर है भारत के किस राष्ट्रपति को ऐतिहासिक रूप से 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए जाना जाता है। तो ये जो है फखरुद्दीन अली अहमद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति के शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और पहचाने कि कितने कथन सही हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना हो, या जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। दूसरा है मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना जब वो लोकसभा में विश्वास मत जो है वह साबित ना कर सके। तीसरा है यदि मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया है तो लोकसभा को भंग कर देना। चौथा है कि परिस्थिति जन्य विवेक और विदेशी दुश्मन से कथित खतरे के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि जब भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं होगी, या प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो जाएगी, या फिर कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं दिखेगा, तो वहां पर राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन शक्ति के तहत वो नियुक्ति कर सकता है प्रधानमंत्री के। दूसरा है कि मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना जब लोकसभा में अगर लोकसभा में मंत्रिपरिषद अपना विश्वास मत साबित नहीं कर पाती है तो उस टाइम राष्ट्रपति लोकसभा में वो क्या करेंगे कि मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देंगे। तो ये भी सही है। और तीसरा है कि जब मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया हो तो लोकसभा को भंग कर देना। तो हाँ, ये भी सही है। और चौथा में जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो परिस्थिति जन्य विवेक और विदेशी दुश्मन से कथित खतरे पर आधार पर लगाया जा सकता है। तो नहीं, इसके लिए मंत्रिपरिषद का लिखित जो एक रिटन प्रोविजन है कि बिना उसके मंत्रिपरिषद के सलाह और उसके मशवरा पर नहीं किया जा सकता है।
तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 3 ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में बिहार विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का वोट मूल्य था, तो यह वोट मूल्य था 173, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी, तो यह कृष्णकांत थे, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो कथन सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो इसमें सी सही नहीं होगा कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो नहीं। उपराष्ट्रपति की भी जो नियुक्ति है वो संसद के सदस्यों द्वारा जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। फिर है भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ का क्रमांक क्या है, यानी कौन से क्रम के हैं, तो वह 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। फिर है भारत के प्रधानमंत्री हैं, सही कथनों की संख्या कितनी है, तो इसमें से पहला जो है वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी है, ये बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख भी है, ये भी सही है। सरकार का प्रमुख है, ये भी सही है। और नियुक्ति के समय वह संसद का सदस्य नहीं भी हो सकता, ये भी सही है, क्योंकि भारत में ये प्रोविजन है कि किसी भी व्यक्ति को आप मंत्री बना सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री का प्रभार भी, लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन के एक सदन में क्या होगा कि उनको 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो स्वतः 6 महीने के बाद उनका जो वो पद है वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें सारा ही सही है, तो ऑप्शन डी उसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री राज्य के जहाज के कप्तान हैं, यह कथन किनका है, तो यह जो है मुनरो के द्वारा बोला गया था। संविधान के अनुच्छेद 78 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, तो यह जो है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि लोकसभा के चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद गठबंधन बनाने के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संप्रेषित करना जो है यह कथन सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री डैश होते हैं, तो यह जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। हालांकि इनका जो है जो लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता हैं उनको चुना जाता है और फिर उन चुने हुए व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। उन मुख्यमंत्रियों की पहचान करें जो प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसमें से जो सबसे पहले हो जाएंगे वो है चौधरी चरण सिंह, फिर उसमें वीपी सिंह, और वीपी सिंह के बाद आ जाएंगे वीपी नरसिम्हा राव, और फिर उनके बाद आएंगे नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके से हम कूट देखें तो कूट सी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा, ACDE का कॉम्बिनेशन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्यता के 15% तक सीमित कर दिया गया, तो यह जो है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रोविजन लाया गया था। भारत के संविधान में कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने वाले विभिन्न प्रकार के मंत्रियों के बारे में बताया गया है, तो सही विकल्प पहचानें, तो यह जो है मंत्रिपरिषद। शब्द कैबिनेट का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद डैश के तहत किया गया है, तो यह अनुच्छेद जो है 352 के तहत जो है कैबिनेट का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह अनुच्छेद 77 के 3 में किया गया है, तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। फिर है प्राधिकारियों की रैंकिंग को वरीयता के सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो यह जो हो जाएगा हमारा सबसे पहले हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर हो जाएंगे कि पूर्व राष्ट्रपति, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और फिर संघ के कैबिनेट मंत्री, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
हालांकि वरीयता क्रम से जो है बीपीएससी में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग बिल्कुल उसे याद कर ही लेंगे। ये लूसेंट में भी दिया हुआ है और लक्ष्मीकांत के बुक में भी दिया हुआ है, तो आप लोग जरूर से ही इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे शक्तिशाली कैबिनेट समिति कौन सी है? तो यह जो है राजनीतिक मामले की कैबिनेट समिति। कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं वो बताना है। तो इसमें पहला है कि वे संविधानेतर निकाय है, दूसरा है वे संविधान अध्यक्ष वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्थापित किए जाते हैं, तीसरा है इसके सदस्यों में कैबिनेट और गैर कैबिनेट मंत्री शामिल हो सकते हैं, और चौथा दिया हुआ है कि इनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसमें से पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि संविधानेतर निकाय है। दूसरा है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्थापित नहीं होता है। फिर है तीसरा कि इसके अध्यक्ष में कैबिनेट और गैर कैबिनेट मंत्री शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। और इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, ये भी सही है। यानी कि 1, सी और डी तीन ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्तमान में भारत सरकार में कितने कैबिनेट समितियां हैं? तो अभी तक जो है 8 कैबिनेट समितियां बनाई गई हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से किस कैबिनेट समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? तो इसमें संसदीय मामलों पर जो कैबिनेट समिति बनती है उसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने सीट विशिष्ट क्षेत्रों जैसे व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित थी? तो इसमें जो है टोटल 13 सीट जो है वो सुरक्षित रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्र भारत के पहले बिहार विधानसभा चुनाव 1952 के संदर्भ में सही है? पहला है कि बिहार विधानसभा में कुल 330 सीटों के लिए चुनाव हुए और एक सदस्य मनोनीत किया गया। दूसरा है स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। तीसरा है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के बाद विधानसभा पर सीटों की संख्या विधानसभा की जो सीटों की संख्या थी 325 हो गई। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि 330 सीट पर चुनाव हुआ था और एक सदस्य को मनोनीत किया गया, तो ऑप्शन ए तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा ये भी सही है कि जो स्वतंत्र भारत के जो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे तो वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और तीसरा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुशंसा बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या इतना, तो नहीं, तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स सेफ्टन जो थे प्रथम राज्यपाल थे। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने हैं? तो इसमें से 2 जो हैं वो बिहार के पहले राज्यपाल थे और बाद में राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि इसकी अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है? तो अनुच्छेद 171 में ऐसा बोला गया है। बिहार विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। दूसरा है विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या 75 है। तीसरा है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। तो इसमें जो है पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि इसका बिहार विधान परिषद का जो सीटों की संख्या है वो 75 है। तीसरा स्टेटमेंट है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 4 साल का होता है, तो 4 साल का नहीं होता है बल्कि ये 6 सालों का होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया था? तो यह जून 1968 में लगा था और अभी तक वर्तमान में यानी कि 2025 अभी जून 2025 चल रहा है, तो अभी तक कुल 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है।
चलिए आगे देखते हैं। बिहार विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला है कि बिहार विधानसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। दूसरा है विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित है। और तीसरा दिया हुआ है कि बिहार विधानसभा की पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को हुई थी। और सही कथन बताना है, तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट को आरक्षित किया गया है, तो इसमें 2 सीट जो है वो आरक्षित है। एक तो मनिहारी है और दूसरा जो है कटोरवा। ये 2 क्षेत्र हैं जहां से अनुसूचित जनजाति के लिए सीट को फिक्स किया गया है। गलत मिलान का चयन करें, तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा मिलान गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो मिलान गलत है कि भारत के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बीपी मंडल थे। इसमें कथन दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना है। और दूसरा है कि कारण में कि डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। इसमें कथन तो बिल्कुल सही है पर कारण इसमें सही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर सही है, क्योंकि यह केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में डैश और पूसा क्रिस्पर चावल फर्स्ट ए है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो है DRR चावल 100 कमला जो है ये है, और इसके अलावा पूसा क्रिस्पर चावल 1 है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नीरज चोपड़ा ने 2025 के डायमंड लीग में कितनी दूरी तक भाला फेंककर दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो 90.25 मीटर तक का इन्होंने भाला फेंका है और रजत पदक वहां से इन्होंने जीता है। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यह ब्राजील में किया जाएगा, यानी ब्राजील के द्वारा इसकी अध्यक्षता या मेजबानी की जाएगी। नीति आयोग द्वारा जारी MSME प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट में किस क्षेत्र को विशेष ध्यान में रखा गया है, तो कपड़ा, ऑटो और रसायन, इस 3 क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है गोदावरी पर है। निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, तो यह जो है मिजोरम को। और अगर हम यूटी में देखें तो लद्दाख जो है वह पहला स्टेट या यूटी है जो कि पूर्ण साक्षरता वाला राज्य है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पारित किया है, तो यह अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण। आगे है नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। पहला है भारत में MSME का GDP में योगदान जो है 30% से अधिक हो गया है। दूसरा है रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। और तीसरा है भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। तो इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा जो है 90% की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए ऑप्शन इसका तीसरा गलत है। तो इस हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल में ही खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है, तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से है। संबंधित नीति परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए विचार करें। पहला है अब भारत की जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। दूसरा है यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया। और तीसरा है कि पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। और पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। इसमें पहला स्टेटमेंट जो है कि भारत में जातिगत आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश, तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं लिया गया, बल्कि केंद्र सरकार इंडिपेंडेंट बॉडी है जो यह निर्णय ले सकती है, इसलिए यह ऑप्शन 2 जो है यह गलत हो जाएगा। तीसरा है कि पिछला जो जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। हालांकि हुआ तो 2011 में भी था, बट उसका डेटा जो है जारी नहीं किया गया, तो इसलिए उसकी गिनती नहीं की जाती है। तो हमारा जो है पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि वेव शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कथन देखें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। दूसरा है भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। और तीसरा है इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि एक और दो स्टेटमेंट ही सही है। इसका आयोजन दिल्ली में नहीं हुआ था बल्कि मुंबई में हुआ था, इसीलिए तीसरा ऑप्शन इसका गलत है। आगे है कि 6G तकनीक के संबंध में विचार करें। और इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भारत अब तक 6G पेटेंट दायर करने में 6 देशों में शामिल है। शीर्ष जो है 6 देश में शामिल है। दूसरा है कि भारत में 6G सेवा 2026 तक लागू हो जाएगी। और तीसरा है भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट हम देखें तो यह बिल्कुल सही है कि यह जो है पेटेंट दायर करने में जो है 6 देशों में एक है। दूसरा जो है 2026 तक यह लागू नहीं होगा बल्कि इसको 2030 तक का टाइम लगेगा, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा भी इसका सही है कि इसका जो फोकस है दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस देने का है। तो पहला और तीसरा सही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि AI आधारित ATM के संदर्भ में विचार करें। पहला है यह मशीन सोने की बिक्री करती है। दूसरा है यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करती है। दूसरा इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने विकसित किया है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसका दोनों बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने विकसित किया है, तो नहीं, इसे रिजर्व बैंक के द्वारा विकसित नहीं किया गया है बल्कि ये जो है दो प्राइवेट एंटिटी है, गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड और ओपन क्लब टेक्नोलॉजी, इन दोनों के साझीकरण के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि केवल एक और दो ही सही है। नेक्स्ट जो है ITER परियोजना के बारे में कथन है। कथन एक है कि भारत ने इस परियोजना में योगदान स्वरूप क्रायो स्टेट डिजाइन किया। दूसरा है कि यह परियोजना सौर ऊर्जा को संग्रह करने का माध्यम है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इसका सही नहीं है क्योंकि यह जो है सौर ऊर्जा नहीं बल्कि परमाणु संलयन को संग्रह करने का माध्यम है। तो ये हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, केवल एक सही है। फिर है AL4 नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है। तो यह जो है FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI द्वारा लागू की गई EPOS प्रणाली के संबंध में विचार करें। और कथन एक दिया हुआ है यह इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन का उपयोग करती है। और कथन दो है इस प्रणाली से लाभार्थियों को बायोमेट्रिक पहचान संभव हो पाती है। और पूछ रहा है इसमें कि सत्य कथन का चयन करें, जिसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह हैदराबाद में है। भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स यानी कि TOFEI किस उद्देश्य से शुरू किया गया। तो इसका उद्देश्य था डिजिटल समावेशन। फिर है ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है। तो यह जो है बाल तस्करी से। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था। तो यह जो है चीन और वियतनाम का है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है। तो यह है फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के द्वारा, इसके साथ मिलकर समझौता किया गया है। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया। तो यह ग्रामीण विकास, विज्ञान और पर्यावरण विभाग, इन दोनों के साझेदारी से बना है। बिहार में प्रधानमंत्री जनमन योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है जनजातीय लोगों को आवास उपलब्ध करवाना। फिर है बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है। तो गति शक्ति परिवहन नीति के तहत। भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। पहला है बिहार में भारत के कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है। दूसरा है इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है। और तीसरा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है और उसके बाद बिहार का स्थान है। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि भारत की कुल डॉल्फिन का 35% हिस्सा बिहार में है।
और तीसरा भी सही है कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है और बिहार जो है उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन इसका जो सेकेंड नंबर जो है कि 15 नदियों का सर्वेक्षण है, इसमें 15 नदियों का नहीं बल्कि 28 नदियों का सर्वेक्षण किया गया है, तो इसीलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 1 और 3 सही है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुगर बोर्ड के गठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बोर्ड केवल निजी स्कूलों में गठित होगा, और दूसरा है इसका उद्देश्य बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो इसमें जो पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है, तो केवल दूसरा कथन सही है। इसमें जो है कि निजी स्कूल का जो केवल निजी स्कूल है तो नहीं, ये सभी स्कूलों के लिए जारी किया जाएगा, इसीलिए ऑप्शन पहला इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है कि केवल 2 स्टेटमेंट, दूसरा ही इसका सही है। बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला है यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है। दूसरा है यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है। और तीसरा है इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। इसका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जबकि इसका पहला जो है वो स्टेटमेंट गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन जो है इसका 2, 3 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिशत के अनुसार बिहार में बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है, तो भारत में ये दूसरे स्थान पर है। तो चलिए इसके बाद अब हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आंसर बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर मिला लीजिएगा। और मैं एक बार और आप लोग को रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो या आपको हमारा कोई भी कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए तो। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावे भी अदर इंस्टीट्यूट के भी बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं या अदर कंटेंट भी वहाँ फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप लोग वहां से जुड़ के मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं। तो जो 141 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है मैथमेटिक्स का, तो ये आंसर इसका ए दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि एक यानी कि 142 का जो इसका आंसर हो जाएगा सी, फिर 143 का आंसर बी हो जाएगा, और फिर 144 का आंसर जो है यह ए हो जाएगा, और 145 का आंसर बी है। और आगे चलिए मैं आगे भी बता देती हूँ। 146 का आंसर जो है इसका आंसर भी बी है। चलिए आगे देखते हैं। 147 का आंसर ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। 148 का आंसर इसका आंसर बी हो जाएगा, और 149 का आंसर तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है 150, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एडिटोरिया का जो 5th टेस्ट सीरीज है उसका सारा ही क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग इसे पहले वीडियो देख लें, फिर इसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें और देखें कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। अभी एग्जाम में काफी टाइम है, तो आप लोग मैक्सिमम इसको सॉल्व करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।